हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारे वीडियो को हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर देख सकते हैं, या आप चाहे तो हमारा ऐप मैग्नेट ब्रेन्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो बहुत ही आसानी से आपके मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। दोस्तों, आप लोगों के लिए हम लोगों ने कुछ विशेष बुक्स किताबें तैयार की हैं, जिसे हम लोगों ने बुक्स और ई बुक्स कहा है। मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा तैयार की गई है विशेष डेटा वाली बुक है, जो आपको आपके कोर्स से रिलेटेड है। इसे आप मंगवा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बहुत ही आसान है इसको मंगवाना। दोस्तों, ये बहुत काम आने वाली आपकी तैयारी में मदद करेगी। जैसे मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आपकी हमेशा हेल्प करते हैं, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा ही हेल्प ये किताबें आपकी करने वाली है। तो जल्दी से जल्दी किताबें मंगवाइए और अपनी पढ़ाई को और तीव्र कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश बोर्ड का अध्ययन कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इतिहास विषय पढ़ रहे हैं। कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के इतिहास के अंतर्गत हम लोग पहुंच चुके हैं हमारा चैप्टर नंबर 10 में। चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है अंग्रेज भारत छोड़ने को विवश। यानी अब वो समय आ गया था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ेगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। दोस्तों, गांधी जी का ये अंतिम आंदोलन था, अंतिम सत्याग्रह आंदोलन था। उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था कि अब बात जो है, पानी जो है सर से ऊपर चला गया, अब हमें आज़ादी लेकर ही रहना है। लास्ट आंदोलन चलाया था उनने भारत छोड़ो आंदोलन। बस इसी आंदोलन से संबंधित जो भी गतिविधियां, जो भी कार्य हुए, जो भी स्वतंत्रता सेनानियों ने इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई, उन सभी लोगों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में भी आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। किस तरह से हम लोगों ने आंदोलन को आगे बढ़ाया और अंग्रेजों को विवश कर दिया। हालांकि अंग्रेज इसको दबाने में सफल जरूर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक उम्मीद जो दिखी थी कि अब जो है अंग्रेज हमें आज़ाद करने वाले थे। तो हुआ ये कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 से। 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी, और शुरुआत बंबई से हुई थी। बंबई यानी जैसे आज मुंबई कहते हैं, में 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस का एक विशेष सेशन बुलाया गया था, एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। विशेष कॉल की गई थी, लोगों को बुलाया गया था किसी विशेष मुद्दे पर बात करने के लिए। और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा अंग्रेजों से भारत छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने अंग्रेजों को सीधा मैसेज दे दिया कि अंग्रेज भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। तो ब्रिटिश क्विट इंडिया, यानी आपको भारत छोड़ना पड़ेगा, ये लास्ट ऑप्शन है आपके पास में, नहीं तो हम विद्रोह करेंगे। और यही यदि अंग्रेज इस पर सहमत नहीं होते तो विवश होकर भारतीयों को करो या मरो की भावना से आंदोलन करना पड़ेगा। हमने सोच लिया, या तो लड़ो या मरो, सीधी सी बात है, क्योंकि मर मर कर जीने से अच्छा है कि एक बार मर जाए, देश के लिए मर मिट जाए, तो कम से कम उससे आज़ादी अगर मिल जाती है तो वो हमें चाहिए। तो हमने सोच लिया कि अब बहुत बात हो गई है, अब हम सहन नहीं कर सकते, अब ये है कि करो या मरो। अगर अंग्रेज शांतिपूर्वक तरीके से प्रस्ताव पारित इसलिए किया था, पहले उनको सूचना दी गई कि आपको भारत छोड़ना है, ये हमारा आग्रह है, लेकिन अगर आप भारत छोड़ने पर विवश नहीं होते हैं तो हम विवश हो जाएंगे आपको भारत छुड़वाने के लिए, और करो या मरो की भावना से हम लोग लड़ना शुरू कर देंगे। और वही हुआ। अंग्रेजों ने हमारी बात नहीं मानी, क्योंकि ऑलरेडी अंग्रेज विश्व युद्ध में लड़ रहे थे, वो वैसे युद्ध से परेशान थे। ऐसे में कोई उसे देश छोड़ने को कहेगा तो अंग्रेजों को गुस्सा तो आएगा ही, लेकिन अंग्रेजों ने देश छोड़ने से मना कर दिया और उन्होंने आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। इसी बीच 9 अगस्त की प्रातः से पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया। बड़े बड़े शहरों में जुलूस निकाले गए, हड़तालें हुई। सरकार ने प्रेस पर नियंत्रण कर लिया। सरकार को पता था कि अगर प्रेस पर नियंत्रण कर लिया तो ये लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है ना, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने वाली, हम भारतीयों को जोड़ कौन रहा था? ये पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, प्रेस, मीडिया। तो इनको इन्होंने बैन कर दिया कि लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं ना कहाँ क्या ग्रोथ हो रही है आंदोलन की। तो सबसे पहले उन्होंने ये किया। साथ ही बहुत सारे अखबारों को जब्त कर लिया, बंटने से मना कर दिया। फिर भी गतिविधियां इतनी तेज थी कि लोगों तक इसके बारे में पूरी जानकारी फैला दी गई। गिरफ्तारी में कुछ स्थानीय स्तर के नेता बच गए थे। देखिए, गिरफ्तारी बड़े बड़े नेताओं की, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। ये अंग्रेजों का एक तरीका बड़ा अच्छा था, जो आज भी सरकार जो है इस्तेमाल करती है। जब कोई विद्रोह बड़ा हो जाता है ना, तो उसके मेन लीडर को गिरफ्तार कर दो, विद्रोह अपने आप ठंडा हो जाएगा। लेकिन ये विद्रोह ऐसा था कि ठंडा होने का कोई चांस नहीं था। महात्मा गांधी जेल चले गए, लेकिन उसके बाद भी ये विद्रोह ठंडा नहीं हुआ और विद्रोह लगातार चलता गया। जो नेता बचकर फरार हो गए थे, छोटे मोटे नेता, उन स्थानीय नेताओं ने अपने अपने स्तर पर चलाना शुरू किया। उन्होंने बोला करो या मरो की बात है,
तो एक बार जब बोल दिया कि करो या मरो है ही, तो फिर सब लोगों को जुट जाना है, और यही हुआ था। ये नेता अपने अपने क्षेत्र में सरकार विरोधी गतिविधियों में जुट गए थे। यह फोटो देख सकते हो दोस्तों, ये 1942 का फोटो है, जब लोग सड़क पर आकर के इतनी सारी भीड़, देखो कितने लोग हैं, सारे लोग खादी के वस्त्र पहन करके एक साथ निकल रहे हैं, सरकार के विरोध में निकल रहे हैं, किनका एक ही मोटिव है, या तो हमें मार दो या हमें आज़ाद कर दो, हम आपके गुलाम नहीं रहना चाहते। तो ये जैसे जैसे समाचार लोगों तक प्राप्त हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन में लोग जुड़ते चले गए, रैलियां पे रैलियां होती गई, जुलूस पे जुलूस निकलते गए, हड़तालों पे हड़ताल होती गई और विरोध पे विरोध होते गए। लेकिन हमने भारत को आज़ाद दिलाने की जो भावना, जिस प्रेरणा से हमने ये आंदोलन शुरू किया था, वो खत्म नहीं हुआ, भले ही लीडर गिरफ्तार कर लिए गए हो। महिलाओं ने भी इस आंदोलन में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया। ये आंदोलन ऐसा था जिसमें खाली पुरुष ही शामिल नहीं थे, महिलाएं भी इसमें शामिल थी। आप देख सकते हैं इस फोटो में, ये महिलाओं का ग्रुप इधर से चल रहा है, पूरा महिलाओं का ग्रुप है यहाँ से, तो महिलाओं भी इसमें शामिल हुई। और जब पुरुष महिला दोनों शामिल थे तो बहुत सारी संख्या में लोग इसमें जुड़ते चले गए। कुछ स्थानों पर लोगों की भीड़ ने पुलिस थानों, डाकघरों, कचहरियों, रेलवे स्टेशनों तथा अन्य संस्थान पर हमला भी बोल दिया। अब यहाँ पर केवल अहिंसा की बात नहीं हो रही थी, हमने जब बात कर ली करो या मरो कि इसका मतलब हम लोग कुछ भी तोड़फोड़ कर सकते थे, तो यही हुआ। कुछ स्थानों पर, पुलिस थानों पर पथराव हुआ, पुलिस थानों में कब्जा कर लिया, हमला बोल दिया, लड़ाई हुई। कुछ रेलवे स्टेशन पर, कुछ डाकघरों पर, कचहरी, जितने भी शासकीय संस्थान थे ना दोस्तों, उनके अंग्रेजों के उनके ऊपर इन्होंने हमला करना शुरू कर दिया, ताकि ये लोग एक तरह से परेशान हो जाए, इनको वहाँ से भागना पड़े। जब अंग्रेजों को अपने ही संस्थान से बाहर निकाल दिया जाए तो उनको कमजोरी का एहसास तो होगा, क्योंकि हमें पता था, गांधी जी इस बात से बिल्कुल परिचित थे कि अंग्रेज लड़ रहे हैं, हालात खराब हैं, और उधर अंग्रेजों का ध्यान पूरा विश्व युद्ध में है, यही सही समय है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। तो इसी वजह से ये गर्म लोहे पर हथौड़े मारने जैसा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। सार्वजनिक भवनों पर तिरंगा फहराया गया। सार्वजनिक जहाँ जहाँ सार्वजनिक भवन थे, जो गवर्नमेंट ऑफिसेस थे, जहाँ पर ब्रिटिश इंडिया का तिरंगा लहराता था, जो ब्रिटिश सरकार का तिरंगा होता था, उसको हटा करके हमारा तिरंगे को फहराया गया। और जगह जगह पर विद्यार्थियों ने जुलूस निकाले, देश प्रेम से संबंधित पर्चे लिखने और बांटने लग गए। तो विद्यार्थियों ने भी बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पर विद्यार्थी भी लगातार जुड़ते चले गए इस आंदोलन से, जुलूस निकाले, क्योंकि पता था कि जितने ज़्यादा इकट्ठे होंगे, जुलूस ही एक तरीका था जिससे लोगों को आप जोड़ सकते थे। नहीं तो फिर क्या करोगे, आप जुलूस निकालोगे तभी तो आप जिस जिस जगह से निकलोगे लोग जुड़ते चले जाएंगे और कारवां जो है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, तो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश हमेशा से ही दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे भारत में जितना भी अंग्रेजों का इतिहास रहा है ना, तो सबसे ज़्यादा जो युद्ध रणभूमि जो रही है ना अंग्रेजों के साथ, वो हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार ही रहा है। अगर आप 1857 की क्रांति को भी पढ़ोगे ना, तो उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दोनों ही राज्यों में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए थे। मध्य प्रदेश में भी कुछ हद तक हुए थे। वहीं ये आंदोलन यहाँ पर जो थे काफी उग्र आंदोलन था, मतलब यहाँ के लोगों में जोश ज्यादा था। और यकीन मानिए अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा प्रताड़ित भी यहीं पर किया था। बिहार के गवर्नर को तो भागकर वाराणसी में शरण लेनी पड़ी। जो अंग्रेज गवर्नर थे बिहार के, उनको भाग करके वाराणसी में जाना पड़ा मजबूरी में, और पूरा वहां से भगा दिया उनको। बलिया नाम का, आजकल तो उत्तर प्रदेश का जिला है, बलिया नाम का जो शहर है, बलिया में कुछ समय के लिए, अल्पावधि के लिए अंग्रेजी शासन समाप्त हो गया था। अंग्रेजी शासन बिल्कुल वहां से भगा ही दिया था। कौन था वो जिसने काम किया था? वो बलिया का शेर जिसे कहते थे, शायद आपको पता हो, उत्तर प्रदेश के लोग वो जानते भी हैं। उनका नाम है चित्तू पांडे। उनका चित्र भी आप देख सकते हैं। ये चित्तू पांडे साहब, इन्हें बलिया का शेर कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया, जब वहां से अंग्रेजों को खदेड़ दिया था, तो अंग्रेजों को खदेड़ने के बाद एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना बलिया में ही कर दी थी। कुछ समय सरकार भी चलाई थी इनने, वहीं के ये मेन हेड बनकर के सरकार भी चलाई थी। तो इन्होंने कुछ देर समय तक सरकार भी चलाई, लेकिन बाद में ये हुआ कि आंदोलन को दबा दिया गया पूरी तरीके से, क्योंकि अंग्रेज के पास सेना तो थी, अंग्रेज के पास कौशल तो काफी था। सरकार ने अपनी सारी शक्ति आंदोलन को दबाने में लगा दी। तो आपने चित्तू पांडे का नाम सुना होगा। तो इनके नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने असाधारण देशभक्ति का जो है परिचय दिया। बलिया में ऐसा हुआ था। तो ध्यान रखना कि किस जगह पर अंग्रेजों का कुछ समय के लिए शासन समाप्त हो गया था। दोस्तों ये 1857 की क्रांति में भी हुआ था कि उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया में ऐसा लगने लगा था कि अंग्रेज है ही नहीं, सबको भगा दिया था हम लोगों ने। सरकार की इस दमन नीति के विरोध में गांधी जी ने जेल में 21 दिन का उपवास किया था। उनकी पत्नी ने भी शायद उपवास किया हो। तो उन्होंने 21 दिन का उपवास किया था इस
दमन नीति जो अंग्रेज हमें मार रहे थे उसके खिलाफ गांधी जी जेल में थे, और उसी जेल में ही गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु भी हो गई थी। गांधी जी को इस बात का काफी दुख तो हुआ ही होगा, लेकिन उन्होंने अपना काम जारी रखा और गांधी जी लगातार उपवास कर रहे थे। गांधी जी के गिरते स्वास्थ्य को देखकर सरकार ने उन्हें जेल से मुक्त कर दिया। गांधी जी को आखिरकार कब तक वो जेल में रखते हैं, उन्होंने जेल में तो रखा लेकिन जल्दी छोड़ना पड़ा। दोस्तों छोड़ना क्यों पड़ा? आप सोच रहे हैं कि सरकार चाहती तो इनको बंद करके रखती, लेकिन दोस्तों गांधी जी के पीछे पूरा देश था। अगर गांधी जी की उस समय मृत्यु जेल में हो जाती और अंग्रेज की वजह से हो जाती तो पूरे देश में अंग्रेजों को हम लोग बाहर नहीं निकालते, यहीं पर मार देते, क्योंकि लोगों के अंदर जोश बहुत ज्यादा था। तो अंग्रेजों को डर था कि अगर इस इंसान को कुछ हो गया तो पूरी देश की जनता हमें माफ नहीं करेगी, माफ क्या करेगी, जान से मार देगी, क्योंकि गांधी जी को जो है बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते थे। तो गांधी जी को उस समय फिर रिहा किया गया, क्योंकि लगातार 21 दिनों के भूख हड़ताल की वजह से उनकी तबीयत वैसे भी बहुत बिगड़ चुकी थी। तो अंग्रेजों को डर था, इसलिए उन्होंने उनको छोड़ दिया। कुछ गतिविधियां हुई, क्रांतिकारी गतिविधियां भी होती रही, क्योंकि केवल शांत गतिविधियों से कुछ नहीं होता। शांति से तो कुछ मिला नहीं, लेकिन लगता था कि शांति के साथ साथ हमें जब बोल ही दिया कि करो या मरो का नारा देना है, तो शांतिपूर्ण जुलूस वगैरह तो कर ही रहे थे, उसके साथ साथ क्रांतिकारी गतिविधियां भी जारी रही। और क्रांतिकारी गतिविधियां के जो प्रमुख लीडर थे वो थे जयप्रकाश नारायण। ये जेपी नारायण साहब बाद में भी, आजादी के बाद भी लड़ते रहे दोस्तों, इंदिरा गांधी के खिलाफ काफी बड़ा मूवमेंट चालू किया था इनने। जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, श्रीमती अरुणा आसिफ अली और आदि बड़े राष्ट्रीय नेताओं ने भूमिगत होकर अपने ढंग से गुप्त रूप से कार्य कर रहे थे। ये चुपके चुपके कार्य कर रहे थे, चुपके चुपके छोटी मोटी घटनाएं करवा रहे थे ताकि अंग्रेज परेशान हो जाए। वहीं दूसरी ओर सैकड़ों जोशीले क्रांतिकारी निर्भय होकर देश की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। लोग खुलेआम भी लड़ाई कर रहे थे, भले लोग मार दे, उन्हें डर नहीं था, क्योंकि उन्हें केवल देश को आजाद देखना था। इन युवकों की बलिदान गाथाएं इतिहास में हमेशा अमर रहेगी। ऐसे ही एक युवक में नाम आता है हेमू कालाणी का। ये हेमू कालाणी आज के पाकिस्तान में स्थित सिंध प्रांत में रहने वाले थे। गांधी जी के इस आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। दोस्तों आपको सुनकर हैरानी होगी, इस व्यक्ति की उम्र मात्र 19 साल थी। 19 साल थी 1942 में, क्योंकि इनका जन्म 1923 में हुआ था। 1942 में 19 साल के हेमू कालाणी ने गुप्त रूप से इनको खबर मिली थी कि कोई असला का यानी बंदूकों का कोई जो है रेल के माध्यम से बंदूकें कहीं पहुंचाई जा रही थी। तो उस रेलगाड़ी की पटरियों को इन्होंने अस्त व्यस्त करने का पूरा काम किया था, और वहीं इनको किसी पुलिस वालों ने देख लिया था, सैनिकों ने इनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इनके साथी फरार हो गए। इनको फांसी की सजा सुनाई गई। बाद में पिटीशन भी डाली गई दोस्तों इनकी फांसी को रोकने के लिए, लेकिन अंत में ये हुआ कि इनसे पूछा गया कि आपकी फांसी तभी रोकी जाएगी जब आपको फांसी तभी रोकी जाएगी जब आप अपने साथियों का नाम बताएंगे। हेमू कालाणी ने अपने किसी भी साथी का नाम बताने से इनकार कर दिया और कहा कि भाई मुझे भले मृत्युदंड दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसको फांसी दी गई। जब हेमू कालाणी से पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैं फिर से भारतवर्ष में जन्म लूँ। इसका मतलब इस देश के लिए बलिदान होना उनके लिए बहुत गर्व की बात थी। दोस्तों 19 साल की उम्र में किसी व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की भावना का होना, वो भी तब जब देश गुलाम है, तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आज अगर किसी 19 साल के लड़के से पूछ लो तो आप वो उसके अंदर इतनी कोई भावना ही नहीं है, उसके विचार ही नहीं है। और यहाँ पर इनके विचार देखो, जो मरते समय भी यही बोल रहे हैं कि मैं दोबारा से जन्म लेकर ही भारतवर्ष में आऊँगा और फिर से अपना अच्छा काम करूँगा। तो हेमू कालाणी साहब की ये गाथाएं थी। हेमू ने 23 अक्टूबर सन 1942 की रात्रि को रेलगाड़ी से जा रहे ब्रिटिश फौज और शस्त्रों को नष्ट करने का प्रयास किया था। 21 जनवरी 1943 को हेमू कालाणी को फांसी दे दी गई। दोस्तों उस समय इसकी उम्र केवल कितनी थी? 19 वर्ष की थी जब ये आंदोलन में थे। तो 19 वर्ष की उम्र का व्यक्ति कितनी बड़ा एक त्याग देता है देश के लिए। इसी वजह से इस नौजवान का नाम याद रखना जरूर चाहिए, भले ही वो रीजन आज पाकिस्तान में क्यों ना, लेकिन उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। कुछ भूमिगत गतिविधियां भी होती रही। भूमिगत गतिविधियां मतलब गुप्त गतिविधियां जो चुपके चुपके से होती रही। अंग्रेजों के पाँव के नीचे से, बोलते ना कि पाँव के नीचे से जो है जमीन खिसका देना, ऐसी बहुत सारी गतिविधियां करने वाले लोग यहाँ पर मौजूद थे। इन आंदोलन की बागडोर अरुणा आसिफ अली ने संभाली। राम मनोहर लोहिया, दोस्तों एक समाजवादी नेता थे राम मनोहर लोहिया, जो भारत की राजनीति में काफी बड़ा हिस्सा रखते हैं। सुचेता कृपलानी, इनका नाम जरूर सुना होगा आपने। भारत में सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री अगर कोई बनी है तो वो सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश से ही थी। बीजू पटनायक जो है ये आज
का जो उड़ीसा राज्य है ना दोस्तों, आज के उड़ीसा जो राज्य है उनके जो सीएम है अभी नवीन पटनायक, उनके पिताजी, शायद मेरे ख्याल से पिताजी ही थे, बीजू पटनायक साहब, जिन्होंने बीजू जनता दल की बीजेडी करके कोई पार्टी है, उन्होंने उसका गठन किया था और उड़ीसा पे एक छत्र राज्य किया था। यही वो बीजू पटनायक साहब थे, ये स्वतंत्रता सेनानी थे दोस्तों, और आरपी गोयंका आदि ने संभाली थी। इन सभी लोगों ने मिल करके भूमिगत गतिविधियां की, क्योंकि एक ही मोटिव था, करो या मरो, देश को आज़ादी चाहिए। भूमिगत कार्यवाहियों में लगे हुए लोगों की संख्या सीमित अवश्य थी, बहुत कम लोग थे भूमिगत कार्यवाही में लगे, परंतु जनता से इनको बहुत सहयोग मिला। अब जनता इनको पूरा सहयोग देती थी, इनको खाना पीना सब व्यवस्था करवा रही थी, जहाँ ये जाते वहाँ इनको काफ़ी सपोर्ट मिल जाता। तो ऐसा था कि एकजुट हो गया था देश, एक देशभक्ति की भावना पूरे देश के लोगों में थी। अब कोई देशद्रोह नहीं कर रहा था। 1857 की क्रांति में क्या हुआ था, ये हुआ था ना कि अंग्रेजों का साथ बहुत सारे राजाओं ने दे दिया था। अब अंग्रेजों का साथ देने के लिए कोई नहीं खड़ा था, केवल अंग्रेज और सामने सभी देशभक्त भारतीय थे। भूमिगत आंदोलन की मुख्य गतिविधियां जो थी वो थी पुल को उड़ाना ताकि अंग्रेजों की कनेक्टिविटी को हम लोग तोड़ दें, टेलीफोन के तार को काट देना ताकि अंग्रेज ये बात वहां तक न पहुंचा पाए, रेल की पटरियों को उखाड़ना ताकि अंग्रेजों का सामान एक जगह से दूसरी जगह तक न जाए। इन्होंने कुल मिलाकर के अंग्रेजों की जो पावर थी एक जगह से दूसरी जगह तक जाने की, सूचना को पहुंचाने की, सबको खत्म कर दिया था और संचार के माध्यम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, क्योंकि संचार ही वो चीज है जिससे आप सूचना पहुंचा सकते थे, और सूचना के माध्यमों को नष्ट करने का प्रयास इस भूमिगत आंदोलन ने किया। इस प्रकार दोस्तों आज से ये समाप्त होता है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। करो या मरो का नारा यहाँ पर दिया गया था। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको आज का सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा। इतिहास वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, आपको पढ़ना ही चाहिए। और magnetbrains.com ये हमारी वेबसाइट है, जहाँ जाकर के आप सीधे सीधे किसी भी कोर्स से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन वीडियो को देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। आप चाहे तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स ऐप, जो कि फ्री आपको सारे के सारे कोर्सेज उपलब्ध कराता है। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है बुक्स और ई बुक्स का कॉन्सेप्ट। बुक्स और ई बुक्स का कॉन्सेप्ट जो यानी आपके कोर्स से संबंधित सारी किताबें मैग्नेट ब्रेन्स खुद तैयार करवा रहा है, वो भी विशेषज्ञों के द्वारा। और ये किताबें आप तक पहुंच सकती है, जिसके लिए आपको लिंक मिलेगा, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एक फॉर्म सबमिट करना है, फॉर्म सबमिट करने के बाद आप हमारी टीम आपसे जल्द ही कांटेक्ट कर लेगी और किताबें जो है आप तक पहुंचा दी जाएगी। और यकीन मानिए किताबें आपको बहुत काम आने वाली है, आपकी परीक्षा में काम आने वाली है, और आगामी परीक्षा की तैयारी भी आप कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स बहुत सारे कोर्सेस उपलब्ध कराता है जो फ्री आप कोर्स चलते हैं, CBSE इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यानी NCERT से सिलेबस NCERT पूरी कंप्लीट करवाते हैं। इंग्लिश मीडियम में किंडरगार्टन से लेकर के क्लास 12 तक सारी पढ़ाई फ्री, वहीं हिंदी मीडियम में क्लास 7 से क्लास 12 तक सारी पढ़ाई फ्री। NTSC, ओलंपियाड, CUET, IIT, JEE, नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा आप बिल्कुल फ्री आप कोर्स कर सकते हैं। वहीं यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंक, इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, JEB और केप जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी मैग्नेट ब्रेन्स के एक इस लोते प्लेटफॉर्म से आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।